सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको एक बात तो मालूम होनी चाहिए कि अभी G20 की जो समिट हुई है दिल्ली में, इस समिट में बहुत सारे जो आउटपुट्स निकल के आए हैं और इसका एक सिंगल वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये पूछा कि G20 समिट में खासकर कि हमारे यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने की नीड है, जब ये बात कहा गया तो इसी के सीरीज में, इसी के सीक्वेंस में यहाँ पर जब टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे जब ये बात जो मीडिया हाउस है जब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने इसके रिप्लाई में ये कहा कि यस यस। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि जो इर्दोगन है, टर्की के जो प्रेसिडेंट, इन्होंने ये कहा कि यस, टर्की ने कहा कि वुड बी प्राउड टू हैव इंडिया देयर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंडिया को तो ठीक है, इंडिया की बात कही, लेकिन साथ में इन्होंने एक बात और भी इन्होंने ऐड करा कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ओनली 5 कंट्री ही नहीं, ऐसे करते करते हम लोग और भी कंट्री ऐसे हैं जिनको वीटो पावर मिलनी चाहिए, जिनको यूएनएससी में परमानेंट सीट की बात करनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया को बिल्कुल प्रेज किया, ठीक है। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंडिया के साथ साथ में हम लोग भी तो लाइन में है, पाकिस्तान भी है। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो बॉन्डिंग है ना, इनकी बॉन्डिंग खासकर जो पाकिस्तान है इनसे अच्छी है। क्यों? अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको थोड़ा-सा बात बताना चाहते हैं कि इस मीटिंग में कहीं न कहीं एक ये कहते हैं कि जब कुछ बड़ा बदलाव होता है तो उसके पीछे एक छोटी चिंगारी होती है। ये चिंगारी कहीं न कहीं इस G20 के समिट में डाल दिया गया है। ऐसा बात नहीं है कि इंडिया यूएनएससी में परमानेंट सीट या रिफॉर्म्स को लेकर बात नहीं करा है अभी तक। इसके पहले भी बहुत सारे जो रिफॉर्म्स के बारे में इंडिया बात कर चुका है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने ये भी जो बात रखी जो तैयब एर्दोगन है कि इंडिया ओनली 5 ही क्यों बने? मतलब सॉरी, जो यूएनएससी 5 ही क्यों रहे? इससे और भी ये बड़ा हो सकता है, ठीक है? तो उन्होंने ये जब बात कही तो इसी सीक्वेंस में जब यहाँ पर इन्होंने देखिए एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। इंडिया जो है ना, होता क्या है ना कि यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट सीट मिलने के लिए तो पहले रिफॉर्म्स करनी नीड होगी, और जब ये इंडिया इसमें शामिल हो जाएगा तो उसके लिए कंडीशन, एक ही कंडीशन ये है कि उसमें जो पांचों के जो 5 मेंबर हैं, अब ये 5 जो मेंबर है वो बेसिकली आपका यहाँ पर यूएस, चाइना, यूके, रसिया, फ्रांस, इनके तरफ से सपोर्ट, इनके तरफ से वोट मिलनी चाहिए। हम अगर हम ये कहें एब्सोल्यूट वोट यस, अगर किसी ने भी एक कंट्री ने वीटो यहाँ यूज कर दिया तो यहाँ पर इंडिया शामिल नहीं हो सकता। और ये एक बार नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स इंडिया के साथ ऐसा हुआ है, और करने वाला चाइना है, ठीक है। एक समय था, आपको बताना चाहते, एक समय था जब चाइना सपोर्ट में था, और एक समय वो था जब यूएसए अगेंस्ट में था इंडिया के, है ना। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि बाकी चार कंट्री सपोर्ट में है, लेकिन सिर्फ चाइना हर एक बार, चाहे टेररिज्म का इश्यूज कहो या फिर आपका कश्मीर इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, उसमें कहीं टांग अड़ाता रहता है और कहीं टेररिज्म के इश्यूज में वीटो अपना यूज कर लेता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। तो एक बात आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया जो है ना, इंडिया खासकर यूएनएससी में जब भी रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है तो रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कुछ ही कंट्री है, और कुछ कंट्री में से आपको बताना चाहते हैं इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है कि वो अकेले जाके रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। इंडिया के साथ में और भी ऐसे कंट्री है, और उस कंट्री के बारे में आपको बताना चाहते हैं। वो कंट्री G4 कंट्री है जिसे कहते हैं। अभी G4 का क्या कॉन्सेप्ट है? G4 में बेसिकली आपका जो ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और जर्मनी हो गई, ये चारों मिलके ये रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि इस यूएनएससी में हमें भी सीट, परमानेंट सीट मिलने की यहाँ पर मतलब चीज नीड है। और इस ऐसा नहीं कि G4 कंट्री डिमांड कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में कोई नहीं है। तो G4 कंट्री के अगेंस्ट में यहाँ पर एक पाकिस्तान, या हम ये कहें पाकिस्तान, टर्की दोनों मिलके, और इसके साथ और भी कंट्री जैसे इटली हो गया, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन्होंने यहाँ बनाया यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो है ना, इन्होंने ये बनाया, जिसको हम शॉर्ट में, आपने सुना भी होगा, जिसको हम शॉर्ट में कॉफी क्लब भी बोलते हैं। और ये कॉफी क्लब बार-बार मल्टीपल टाइम, देखिए सबका मोटो अलग है। बेसिकली इटली और स्पेन जो है ना, ये नहीं चाहते कि जर्मनी यहाँ पर यूएनएससी में एंट्री इसको मिल जाए परमानेंट सीट का। और इधर पाकिस्तान और इधर टर्की जो है ना, वो नहीं चाहता कि इंडिया को इसमें सीट मिले। लेकिन ये एक शॉकिंग बात है कि इस बार एर्दोगन ने G20 समिट में इन्होंने इंडिया को प्रेज किया कि यस सीट, यस डेफिनेटली मिलनी चाहिए। और ये प्राउड मोमेंट, ये बोल रहे प्राउड की बात होगी, तो बिल्कुल शॉकिंग सी बात होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि यूएनएससी में ऐसा क्या चीज
चीज़ है और इसे कौन-कौन से हर्डल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि 2011 का एक डेटा हम लें 11 का, तो उसमें आप ये देखते हैं कि रसिया और चाइना, ठीक है? इन्होंने इस खासकर वीटो यूज़ किया था सीरिया के रेज़ोल्यूशन के टाइम में, 2011 की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने भी यूज़ किया और रसिया भी मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर चुका है, ठीक है? जहाँ पर यूएस की कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी है वहाँ नहीं मिलती है, यूएस के वोट के अगेंस्ट में हमेशा रसिया यूज़ करता है। और कहीं न कहीं आपको मालूम होना चाहिए रसिया हमारे खासकर बहुत सारी ऐसी जब हम लोग न्यूक्लियर जो एटम ब ये था पावर जब यूज़ किए थे, खासकर टेस्ट किए थे, उस टाइम समय भी रसिया कहीं न कहीं वीटो किया था। कश्मीर के इश्यू में भी रसिया वीटो करता था, तो रसिया इससे कहीं न कहीं हमारा हेल्प भी बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 1972 का वो टाइम जिस टाइम में इज़राइल के सपोर्ट में यूएसए ने 42 टाइम्स यहाँ पर वीटो अपना यूज़ किया था। तो ये जो वीटो गेम पावर है ना, ये चलता रहता है। कभी चाइना कर लेता है, कभी जिसमें इंटरेस्ट सर्व हो, वो अपना वीटो यूज़ कर लेता है। ताइवान वाले केस में आपको मालूम है कि चाइना यूज़ करता है, खासकर चाइना को ब्लॉक करने में, ठीक है? यो मतलब पैलेस्टीन वाले यूज़ में क्यों देखिए, इज़राइल पैलेस्टीन की इश्यूज़ में यूएसए हमेशा इज़राइल को सपोर्ट करता है और 42 टाइम्स वो यूज़ कर चुका है 1972 से लेकर अब तक, है ना? तो रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग तो प्रपोज़ल्स बहुत सारे आ चुके हैं, चाहे इंडिया की तरफ से हो, चाहे बाकी सारी यूरोपियन कंट्री की तरफ से हो, चाहे हम ब्राज़ील की हम बात करें। देखिए, इंडिया एलिजिबल है। कैसे एलिजिबल है? क्योंकि देखिए, हम बात करते हैं ना इंडिया के पास में अभी इस टाइम में 23 की बात कर रहे हैं, ठीक है? इस टाइम में पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री इंडिया है। इसके बाद में यूएन पीस कीपिंग की हम बात करें तो इसमें भी इंडिया जो है ना बहुत बढ़-चढ़ कर सपोर्ट किया बाकी सारे दूसरे कंट्री को के कंपेयर में। इसके बाद भी इंडिया हमेशा बात करता है कि जो यूएनएससी है उसमें जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है यानी कि वीटो की बात कर रहे हैं, वो कम से कम हो और दूसरी बात यहाँ पर जो यूएनजी है यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली है, इसमें मैक्सिमाइज़िंग सपोर्ट हो सके यानी कि सपोर्ट इसमें मैक्सिमम हो और मिनिमाइज़िंग रेजिस्टेंस यूएनएससी में हो। और इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कि मल्टी लेड स्ट्रेटजी ऑफ रिविजनिस्ट इंटीग्रेशन। क्या इसका मतलब हुआ? शॉर्ट में समझिए इसको सिंपल भाषा में, यानी कि यहाँ पर इंडिया यहाँ पर हमेशा ये कहता आ रहा है कि यूएनजी की बात हो चाहे यूएनएससी की बात हो, यहाँ पर रिफॉर्म्स हमेशा होनी चाहिए। ओवर द टाइम कह सकते हैं कि ओवर द या फिर टाइम टू टाइम इसमें अपडेट और रिफॉर्म्स के बारे में बात इसमें हमेशा किया गया है। देखिए, ऐसा बात नहीं कि इंडिया हमेशा का है। इंडिया के साथ में आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इंडिया के अलावा भी जो यहाँ पर यूएनजीए के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ख़ासकर फरवरी की हम बात करें या फिर हम जो इस बार जुलाई की बात करें 2023 की, उन्होंने भी ख़ासकर ये भी कहा है कि येस यूएनएससी में रिफ़ॉर्म्स करने की नीड है क्योंकि ये जो यूएनएससी जो बॉडी है, ये पैरालाइज़ हो चुका है और उन्होंने ये भी देख के कहा कि य रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर या कोविड-19 के जो इश्यूज़ थे, ख़ासकर उसमें उसको सही तरीके से एडमिनिस्टर नहीं किया गया। तो इस तरीके से यहाँ बोला कि ये पैरालाइज़ हो चुका है, डिसफंक्शनल हो चुका है और अभी रिसेंट जब जापान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस समय भी यूएनजीए के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये आउटडेटेड है। तो वो भी डिमांड कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के जो प्रेज़िडेंट है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो इंडिया के सपोर्ट में तो बहुत सारे बोल सकते हैं बड़े-बड़े डेलीगेशन, बहुत सारे लीडर्स हैं और इनके साथ खड़े हैं। एक ही है कबाब में हड्डी चाइना। कोई बात नहीं, ये भी कहीं न कहीं फ्यूचर टाइम में कहीं हम लोग इसको हो सकता है कि हम लोग परमानेंट सीट अचीव कर लें और ये होगा, ठीक है? ये होगा कि दिक्कत ये है कि जब भी रिफॉर्म्स होता है ना तो हर चीज़ हमारे पक्ष में नहीं होता है। एससी में जब भी रिफॉर्म्स होगा तो इंडिया को परमानेंट सीट मिलता है। तो इसके साथ और भी कंट्री को मिलने के चांसेस ठीक है। लेकिन ये अलग बात है। लेकिन थोड़ा हम बात करना चाहते हैं कि यूएनएससी के बारे में कि इसमें बेसिकली टोटल 15 जो मेंबर्स हैं वो होते हैं। 5 परमानेंट जो कि आप इधर देख सकते हैं चाइना, फ्रांस, रशियन, यूके और आपका यूएस और बाकी जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं जो कि 10 होते हैं। उसमें से भी क्या होता है हर 1 साल 5 मेंबर की का ये इलेक्शन होता है। तो 5 मेंबर हर साल आते हैं, 5 मेंबर हर साल निकलते हैं। है ना? और 2022 में आपको मालूम होना चाहिए इंडिया द दिसंबर के टाइम में प्रेज़िडेंसी नॉन मेंबरशिप में इंडिया के पास में था। है ना? और अभी 2023 की बात करें तो यहाँ पर यूएई की बात करें या यूएई को मिला है, घाना को मिला है, अल्बानिया को मिला है, ठीक है? ब्राज़ील को मिला है, तो भी इनके पास है। ब्राज़ील का सपोर्ट है। तो हो सकता है कि रिफॉर्म्स 2024 में या फिर 2023 के ही टाइम में इसमें रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ी-सी जो इसकी हवा तेज़ हो सकती है ना? तो देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहते हैं। ये 4 कंट्री आपसे हम बात कर चुके हैं जो कि कहीं न कहीं G4 कहलाता है और ये डिमांड भी कर रहे हैं। जो बाइडेन ने साफ-साफ इसी साल में कहा है कि
जो बाइडेन रिटायर्ड्स यूएस सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन रिफॉर्म्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये मतलब ये भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। बाकी सारी G4 कंट्री को भी जो लोग माने नहीं भी होंगे कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इस बार G20 के समिट में यहाँ के ना मोदी जी ने इन्हें मनवा लिया। ये अलग बात है। लेकिन क्या इसका रास्ता निकल सकता है? यस, निकल सकता है। क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि G4 जो P5 या हम ये कहें कि जो परमानेंट मेंबर इसके हैं, ये उस टाइम जब बनाया गया था, उस समय आपको मालूम है टोटल 51 मेंबर थे। 51 मेंबर में से ये 5 परमानेंट मेंबर बनाए गए। आज के टाइम में तो 195 है, 200 मान के चलिए, ठीक है? तो उसमें से नंबर्स तो बढ़ने चाहिए। अगर हम नंबर के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू जितने पी नंबर है टोटल, तो उसके अकॉर्डिंग ये एटलीस्ट तो 20 होने चाहिए। 20 तो 20 मेंबर्स अभी होने चाहिए। 20 मेंबर्स में भी इंडिया अगर कहीं न कहीं पहल तो कर ही रहा है, और इसमें कहीं न कहीं हो सकता है कि मेंबर्स 20 ना बढ़े, लेकिन 15 के आस-पास में बढ़ सकते हैं। ये एक मेरा प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि आगे सही हो, गलत भी हो सकता है। तो इसको डेमोक्रेटाइज़ करने की नीड है, खासकर जो यूएनएससी का जो इंस्टीट्यूशंस हैं। प्लस इसको एक्सपेंड करे, और किस तरीके से हो सकता है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। ये तभी होगा क्योंकि आपको मालूम है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई भी परमानेंट सीट का मतलब मेंबर नहीं है। साउथ अमेरिका की बात करें, वहाँ से भी कोई नहीं है। एशिया अपने आप में बड़ा है, तो कहीं न कहीं ठीक है, यहाँ पर रसिया भी है, चाइना भी है, लेकिन इंडिया एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है, और ये रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है। ऐसा नहीं कि मतलब इनके पास में न्यूक्लियर बम है तो ये इर्रेस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। तो ये कुछ-कुछ पॉइंट इंडिया के फेवर में बात करते हैं। ग्लोबल साउथ के बारे में इंडिया बात करता है हमेशा। तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है, क्वालीफाई भी है, बिल्कुल, ठीक है? और बाकी सारे डेवलप्ड कंट्री से भी कहीं न कहीं ये डिज़र्व इंडिया करता है कि ये परमानेंट सीट इनको मिलनी चाहिए, ठीक है? तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आया आया होगा, तो कहीं न कहीं आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कभी ऐसे बोलते नहीं, आप शेयर कर सकते हैं। कल किसी ने कमेंट किया कि सर आप नॉर्मल जो टोन है ना उसमें बोला कीजिए। नॉर्मल टोन यही है भैया, नॉर्मल टोन यही है, और एक्चुअली होता क्या है कि जो अब माइक की गलती हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, नॉर्मल टोन को थोड़ा-सा हम इसको और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।